एक बार रिवाइज कर लो क्या क्या पढ़ाए हुआ है। फर्स्ट नंबर पे जल्दी जल्दी यूनियन, यूनियन का साइन यू। अच्छा, इसको वर्ड्स में कैसे दिखाते हैं और। फिर सेकंड नंबर पे इंटरसेक्शन, जिसका साइन होता है इस तरह से और इसको दिखाते हैं एंड से। अच्छा, थर्ड नंबर पे यूनियन हुआ, इंटरसेक्शन हुआ। फिर डिफरेंस ऑफ सेट्स को, डिफरेंस ऑफ सेट्स को दिखा रहे होते हैं ए माइनस बी से। अच्छा, इसको और हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश, इस तरह से भी दिखा सकते हैं। यूनियन को अगर वेन डायग्राम में दिखाना हो तो ये पूरा रीजन यूनियन का होता है, ये पूरा। अगर हमको इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम में दिखाना हो तो बस इस पूरे को हटा देंगे, इस सर्किल को, जो बीच में बच गया वही होता है ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अगर डिफरेंस ऑफ सेट्स को दिखाना हो वेन डायग्राम के थ्रू तो ये ए, ये बी, और अगर हमको ए माइनस बी दिखाना है तो ए में से जो बी वाला पोर्शन है सिर्फ उसको हटा देना है, जो ये डार्क पोर्शन है ये सिर्फ ए माइनस बी का है। और कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट्स का मतलब है या तो ए बार लिख दें या ए के ऊपर डैश लगा दें। अच्छा, इसको अगर वेन डायग्राम के थ्रू दिखाना हो तो अगर ये ए है, ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए को छोड़ के जो बाकी सब बच गया वो अपने आप में कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट्स होगा। फिर फिफ्थ नंबर पे यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को दिखाते कैसे हैं, यू से। अच्छा, ये वेन डायग्राम में किसको रिप्रेजेंट करना होता है, इस पूरे रेक्टेंगल को। मान लेते हैं यहाँ पे ए सेट है, यहाँ पे बी सेट है। ये जो यूनिवर्सल सेट होगा वो अपने अंदर के सारे सेट्स को इंक्लूड कर रहा होगा। उसके बाद सिक्स नंबर पे क्या था, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अच्छा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को कैसे दिखा रहे होते हैं, ए और बीच में छोटा सा ट्रायंगल फिर बी। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ए माइनस बी फिर यूनियन बी माइनस सी। इसको वेन डायग्राम के थ्रू अगर दिखाना हो तो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, ए माइनस बी मतलब सिर्फ इधर होगा, ये वाला पोर्शन है, ये ए है ये बी है, और बी में से ए को माइनस करें मतलब इस पोर्शन को हटा दिए तो ये पूरा कंसिडर हुआ। तो अगर हमको ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो ये रीजन होता है, मतलब सिर्फ उसमें इंटरसेक्शन को हटा रहे होते हैं। अच्छा, ये तो सब वेन डायग्राम के थ्रू हो गया। और कुछ डिसजॉइंट सेट्स, सेवेंथ नंबर पे अगर हमको डिसजॉइंट सेट्स को रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम के थ्रू तो ऐसा दो सेट जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, दोनों को अलग अलग बना देना, दोनों सर्कल अलग अलग हो जाए, इस तरह से दिखा रहे होते हैं। इसके बाद फॉर्मूला क्या क्या था, फर्स्ट नंबर फॉर्मूला एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला, एन ए प्लस में एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। फिर सेकेंड नंबर पे एन ए माइनस बी का फॉर्मूला, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, थर्ड नंबर पे एन बी माइनस ए का, अच्छा दोनों तो एक ही है, बी माइनस ए हो तो बी और यहाँ पे सेम चीज रहेगा। थर्ड नंबर में और क्या लिख सकते हैं, और कोई फॉर्मूला, एन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस दोनों का इंटरसेक्शन बारी बारी से माइनस होगा, फिर बी सी फिर सी, और फिर इसमें ऐड कर रहा हूँ एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। इसके अलावा और कोई फॉर्मूला था, एन ए और सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी, इसका फॉर्मूला है एन ए प्लस एन बी, ये सब समझाया हुआ है वेन डायग्राम के थ्रू लास्ट क्लास में, माइनस 2 टाइम्स ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। और कोई फॉर्मूला जो काम का है, डिमॉर्गन्स थ्योरम, एन ए यूनियन बी पे अगर डैश लग जाए इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एन, नहीं डिमॉर्गन्स थ्योरम ये नहीं, डिमॉर्गन्स थ्योरम है कि अगर ए यूनियन बी लिखा हुआ है, पहले सिर्फ डिमॉर्गन्स थ्योरम, इस पर अगर डैश लगा हुआ है तो ये डैश दोनों पे चला जाएगा और ये जो यूनियन है इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। इसी को अगर एन के थ्रू फॉर्मूला बताना हो, एन ए इंटरसेक्शन बी, इस पे भी डैश इस पे भी डैश लगा हुआ है, तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, इसकी जगह पे अगर ये लिख सकते हैं तो इसकी जगह पे ए बी दोनों पे डैश आएगा, ये जो दोनों पे डैश है ये सिंगल डैश बन जाएगा और इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब इस सेट्स का कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट करना है, मतलब पूरे यूनिवर्सल सेट में से अंदर वाले सेट को माइनस करना है।
इसके अलावा शायद और कोई फॉर्मूला नहीं है, बाकी जो होगा हो जाएगा। चलो क्वेश्चन लिखो जल्दी से। क्वेश्चन है कि इफ ए इंटरसेक्शन बी पूरे करके डैश है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ऑप्शन में है ए को, सेट ए को, सेकेंड ऑप्शन है सेट बी को, थर्ड ऑप्शन है ये फाई को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, फोर्थ ऑप्शन है ये ए इंटरसेक्शन बी डैश को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि वेन डायग्राम के थ्रू बनाया जाए, तुरंत समझ में आ जाएगा। एक बार देखो वेन डायग्राम के थ्रू बनाते हैं। देखो यहाँ पे समझ लेना इसको, ये ए, ये बी, ए यहाँ पे बी बना दिया। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया ये वाला रीजन, लेकिन इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब है कि हमको इस इंटरसेक्शन पोर्शन को छोड़ देना है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब इसको छोड़ के, इस रीजन को छोड़ के बाकी सबको। अच्छा, चूंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यहाँ पे रिप्रेजेंट करना, तो थोड़ा सा सोचना होगा मन ही मन। इस ए का मतलब हो गया ये पूरा सर्कल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसका इंटरसेक्शन मतलब इस ए को कॉमन किसके साथ ड्रॉना है? इसके साथ। और इसका मतलब हुआ ये जो ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाला रीजन हुआ, ये छोटा सा रीजन। और कॉम्प्लीमेंट्री लगने का मतलब हुआ कि इसको छोड़ के बाकी ये पूरा जो रेक्टेंगल है, मतलब पूरे रेक्टेंगल में से हम सिर्फ इसको अगर हटा देते हैं तो वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब समझना फिर से कि अगर इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी कौन सा पोर्शन बच जाएगा? ये पूरा पोर्शन बच जाएगा, ऐसे बच जाएगा, ये पूरा पोर्शन बच जाएगा। ये छूटा हुआ है, ये बीच वाला छूटा हुआ है, ये नहीं आया उसमें। ये जो पूरा रीजन अभी डार्क किया हुआ है, इसका हमको ए के साथ इंटरसेक्शन कराना है, इस ए सर्कल के साथ। तो दोनों में कॉमन कौन सा रीजन आएगा? सिर्फ ये वाला रीजन आएगा। आ रहा होगा समझ में? अगर सिर्फ ये वाला रीजन कॉमन आता है तो इस रीजन को क्या बोलते हैं? या तो ए माइनस बी बोल दें, मतलब पूरे ए में से हटाया जा रहा है इंटरसेक्शन को, या इसको और कैसे लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी डैश। अगर किसी का पहले से पढ़ा हुआ है तो याद होगा ए माइनस बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी डैश होता है। इस तरह से वेन डायग्राम बहुत ज़्यादा जरूरी है क्वेश्चन को जल्दी बनाने के लिए। फिगर नोट कर दिया करो जल्दी जल्दी। एक छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी इफ ए इक्वल्स टू में 1, 2, 3 एंड बी इक्वल्स टू में 3, 4, 5। बस जल्दी से बताना ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी, जल्दी से। 1, 2, 4 ठीक। कैसे? ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी माइनस, यहाँ पे यूनियन होगा बी माइनस ए में से बी को माइनस करना है, ये 3 माइनस हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ 1। यहाँ पे लिखा रहा होगा 1, 2 यूनियन कराना है इसका बी माइनस ए के साथ, मतलब बी में से जो ए का एलिमेंट कॉमन हुआ 3 को हटा देना है, यहाँ पे बच जाएगा 4, 5। अब दोनों का अगर यूनियन करा दे तो 1, 2, 4, 5। क्वेश्चन है इफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू, बहुत अच्छा जवाब दे रहा हूँ, बहुत तेज जवाब दे रहा हूँ, देन फाइंड ट्रू और फॉल्स। ये गिवन स्टेटमेंट, गिवन ऑप्शन में से कौन ट्रू है कौन फॉल्स है? ये फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन ए इज द सबसेट ऑफ बी, थर्ड ऑप्शन ए इज नॉट इक्वल टू बी, और फोर्थ ऑप्शन ए इक्वल्स टू बी। जो स्टार्टिंग से नहीं देख रहा होगा ना उसको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। तो अभी वाले चैप्टर को समझने के लिए जरूरी है कि समझे कि सेट्स क्या होता है, प्रॉपर सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, हर एक चीज, पावर सेट क्या होता है, रोस्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं,
सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखा जाता है, फिर यूनियन इंटरसेक्शन, तब जाके ये सब चीज समझ में आएगा। पहले ये वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है कि ए यूनियन बी अगर ए है तो फिगर किस तरह से बनेगा। जैसे डिसजॉइंट होता है तो फिगर कैसे बनता है, तो वैसे ही अगर दोनों का यूनियन ए के बराबर हो गया या 300 सी नंबर सब देख रहे हैं यहाँ पे। जैसे एक एग्जांपल ए के अंदर मान लेते हो 1,2,3 है और बी के अंदर सिर्फ 2 मान लिया है। ऐसे सोचना पड़ेगा। अगर हमको ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, ये समझ में आ रहा है। अगर ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है तो ए का अगर बी के साथ यूनियन कराएंगे तो हमको तो सेम टू सेम यही एलिमेंट मिल जाएगा 1,2,3, क्योंकि 2 ऑलरेडी मैच हो रहा है तो 2 को एक ही बार लिखना है। अच्छा, इसको अगर फिगर के अकॉर्डिंग दिखाना हो वेन डायग्राम में, ए के अंदर है 1 2 3 और बी के अंदर सिर्फ 2 है, मतलब बी यहाँ पे बन रहा होगा, है ना। अगर फिगर अगर इस तरह से बनता है, ये ए को रिप्रेजेंट करता है, ये बी को रिप्रेजेंट करता है, तो चूंकि बी ए के अंदर चला गया तो क्या लिख सकते हैं, बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए या बी इज द सबसेट ऑफ ए, दोनों में से कौन ट्रू होगा अभी के स्टेटमेंट के हिसाब से। एक सेट दूसरे का सबसेट कब होता है, जब पहले सेट में दूसरे से कम एलिमेंट हो। बराबर भी हो सकता है, सबसेट के केस में बराबर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट के केस में नहीं, जो दूसरे का प्रॉपर सेट है उसमें कम ही होना चाहिए। जैसे अगर लिखा जाता है ए इज द प्रॉपर, एक मिनट, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी लिखा जाता है तो ए में बी से कम एलिमेंट होना चाहिए, बी में हमेशा ज्यादा होना चाहिए। अभी बी से ज्यादा एलिमेंट ए में है तो क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, बी इज द प्रॉपर सेट ऑफ ए या बी इज द सबसेट ऑफ ए भी लिखा जा सकता है। तो अब डिपेंड करता है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों में से जो भी ऑप्शन होगा उसमें ट्रू कर दें तो ये ऑप्शन मैच होगा, बस हो गया। ये लिखना अभी के हिसाब से ये सही होगा कि नहीं होगा, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ए बी के बराबर नहीं है, और ये तो गलती हो गया, ये वाला ये भी गलती है। जब ये हो गया तो ये नहीं होगा, जब ये हो गया तो ये नहीं होगा। एक क्वेश्चन लिखना, इन ए ग्रुप ऑफ 950%, 750 can speak Hindi, 460 can speak English. Fine. First number, how many speak both? How many can speak both? मतलब कितने ऐसे लोग हैं जो दोनों बोल सकते हैं। सेकेंड नंबर, हाउ मेनी कैन स्पीक इंग्लिश ओनली। थर्ड नंबर है, हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी ओनली। जल्दी जल्दी बनाना है, तेजी से थोड़ा सा फास्ट बनाओ। वेन डायग्राम सबसे अच्छा, वेन डायग्राम पहले तो फार्मूला के हिसाब से बनाना है, फार्मूला के हिसाब से अगर नहीं बनता है तो वेन डायग्राम, क्योंकि कभी भी ये सब क्वेश्चन 11th या 12th के एग्जाम में नहीं आएगा कि हमको प्रॉपर पूरा फार्मूला के हिसाब से बनाना है। ये मैक्सिमम कंपटीशन में आता है क्वेश्चन, जहाँ पे सबसे बेस्ट होता है वेन डायग्राम के थ्रू बनाना। इन ग्रुप ऑफ 950%, अच्छा ये जो 950% इसको यूनियन माने कि यूनिवर्सल सेट माने? यूनियन, क्योंकि ग्रुप का क्वेश्चन है, ये कल सब लिखा दी नोट्स इसका। तो यहाँ पे अच्छा, ये जो हिंदी बोलने वाला आदमी है इसको हम ए सेट के अंदर डालते हैं, और जो इंग्लिश बोलने वाला है इसको बी सेट के अंदर डालते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, 750 है। उसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल्स टू 460 है। अच्छा, साथ साथ एन ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है, 950 दिया हुआ है।
तो अगर हमको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है, इस दोनों का सम होगा 750 प्लस 460, मतलब एन ए प्लस एन बी माइनस का यूनियन 950 हो जाएगा। 0 1 माइनस 950, ये 0 6 2 इतना आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये तो आया इसका आंसर। ठीक है, अच्छा अब इसको अगर फिगर से बना दें यहाँ पे, है ना, ये पूरा ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा बी को, कितना आदमी यहाँ पे आएगा? 260 आदमी यहाँ पे आएगा। तो यहाँ बचा हुआ कितना आदमी होगा? ये हिंदी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो दोनों बोलने वाला है। तो पूरा 750 में से अगर 260 माइनस कर दें तो 0 490, ये हो जाएगा 490। और ये जो पूरा बी है, बी का मतलब कितना है? 460, इसमें से 260 माइनस कर दें, पूरे 460 में से इस रीजन को 260 को माइनस कर दें तो ये 200 हो जाएगा। तो सिर्फ इंग्लिश बोलने वाला 200, सिर्फ हिंदी बोलने वाला 490, जो दोनों बोलने वाला है 260, और सब मिला के बोलने वाला कितना है? थोड़ा सा लिखते जाना, बनाते जाना। क्वेश्चन है, अगर यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2, 3, 5, 7, 9 एंड ए इक्वल्स टू ओनली 3, 7 and b equals to में 2, 5, 7, 9, then find a dash union b dash, ये फाइंड आउट करना है। बस एक ही क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। let a equals to में x such that x belongs to natural number, b equals to x such that x equals to में 2n, n belongs to natural number, and c equals to में x such that x equals to में 2n minus 1 and n belongs to natural number, and d equals to, this is the fourth set that is represented by x such that x is prime number. Then find first number a intersection b, second number a intersection c, third number a intersection d, fourth number b intersection c, fifth number b intersection d, and sixth number c intersection d. ये इंटरसेक्शन बी डैश, इसका मतलब ए डैश का मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से अगर ए को माइनस करना है, मतलब 3 7 को अगर माइनस कर दें तो 259 लिखा जाएगा इसके अंदर में 259। और फिर बी डैश का मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस बी, और यूनिवर्सल सेट में से अगर हमको बी के एलिमेंट्स को हटाना है, मतलब 2579 को 2579 को हटाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ 3 आ रहा होगा। अब हमको इसका और इसका, इस दोनों सेट का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, मतलब ये बताना है कि दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? या तो इस तरह से लिख दें या तो सिर्फ 5 लिख दें, दोनों ही आंसर वैलिड है। ठीक है, अच्छा इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, अच्छा ये कौन सा फॉर्म लिखा हुआ है? सेट का कौन सा फॉर्म है? ये सेट बिल्डर फॉर्म है। इसको 2n-1 को पूरा ऊपर ले लेते हैं। 2n-1 है, 2n का मतलब ये तो 8th क्लास में ही पढ़ा हुआ है। 2n का मतलब इवन होता है। अच्छा ऑड का मतलब 2n-1 भी होता है, और ऑड का मतलब 2n+1 भी होता है। लेकिन जब यहाँ पे नेचुरल नंबर एन की जगह पे रखते हैं तो ये 3 से स्टार्ट हो रहा होगा, ये 1 से स्टार्ट हो रहा होगा। तो ये एक ऐसा ऑड नेचुरल नंबर है जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है। इसको और क्लियर करने के लिए, जैसे इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, x के नाम पे सिर्फ नेचुरल नंबर आ रहा है,
नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 एंड अप टू इनफाइनाइट तक। तो अप टू इनफाइनाइट मतलब सिर्फ डैश डैश करके छोड़ देना। बी का मतलब है कि हमको यहाँ पे एन के जगह पे नेचुरल नंबर पुट करते जाना है। तो एन के नाम पे जब पहला नेचुरल नंबर 1 आएगा तो हमको मिल रहा होगा 2, फिर मेरे पास दूसरा आएगा 4। जब एन के नाम पे 2 जाएगा, नेचुरल नंबर 2 आएगा, तो 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, ऐसे बढ़ते बढ़ते ए डॉट 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 इन्फिनिटी कर जाएगा। फिर सी के जगह पे 2n-1 है। पहला एन के नाम पे पहला वैल्यू कौन आएगा? 1। तो जब 1 रखेंगे तो 2n या 2 -1 कितना हो जाएगा? 1। फिर अगर 2 पुट करते हैं तो 2 2 जा 4 -1 3, और फिर 3 पुट करते हैं तो 3 2 जा 6 -1 5 हो जाएगा। तीन ही पैटर्न को देख के समझ में आ जाना चाहिए कि दो के गैप पे हमको आगे जाना है, मतलब 7 फिर 9 ऐसे डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक जाना है। अच्छा, फिर डी की जगह पे डी इक्वल्स टू में एक्स इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 से स्टार्ट होता है ना प्राइम नंबर, 2 से स्टार्ट होता है। अच्छा, डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? पहला प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 15, 17, ऐसे डॉट 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 डॉट। अच्छा, डॉट डॉट दिखा सकते हैं, क्योंकि सारे प्राइम नंबर्स को लिखना पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम इतना लिख देना है। अच्छा, अब हमको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक से लेके लगातार सारा का सारा नंबर लिखा गया। इसमें सारा का सारा कौन सा नंबर है? इवन नंबर। दोनों में कॉमन क्या होगा? इसमें भी 2 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 6 है। ये पूरा का पूरा नंबर इसमें मिल रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा? दोनों में कॉमन हो जाएगा 2 4 6 ऐसे डॉट डॉट, और इसको वापस से क्या लिख सकते हैं? बी, क्योंकि ये पूरा का पूरा बी सेट को ही प्रेजेंट करना है। वैसे ही अगर हमको ए का सी के साथ इंटरसेक्शन करना है, इसका इसके साथ, इस दोनों में कॉमन क्या आएगा? ये इसमें ऑड भी है, इसमें इवन भी है, इसमें सारे का सारा ऑड नंबर है, तो कॉमन क्या आएगा? ऑड नंबर आएगा। इसका मतलब इसमें लिखा रहा होगा 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, और इसका मतलब खुद क्या हो गया? सी ही हो गया, इसके यहाँ पे सी लिख सकते हैं। फिर ए का इंटरसेक्शन डी के साथ, बी के साथ इसका इंटरसेक्शन। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें सब नेचुरल नंबर है, इसमें वो सारा नेचुरल नंबर है जो प्राइम है। इसमें कॉमन क्या होगा? ये खुद कॉमन हो जाएगा 2 3 5 7 एंड सो ऑन। इसका मतलब वापस से कितना हो जाएगा? डी। मतलब इसका आंसर कितना हो गया? ए, सॉरी इसका आंसर हो गया बी, इसका आंसर सी, इसका आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी का इंटरसेक्शन सी के साथ। ये सारा का सारा इवन नंबर, ये सारा का सारा ऑड नंबर, ऑड इवन में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, आंसर कितना हो जाएगा? 5। इसका आंसर हो गया 5। फिर बी का डी के साथ इंटरसेक्शन, ये सारा का सारा इवन नंबर, ये सारा का सारा प्राइम नंबर, तो 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन भी होता है, तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा? 2 को ऐसे ही लिख देंगे क्या? नहीं, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाना होगा। अगर ऐसे लिख दे तो क्या गलती होगा? इसमें ये सेट नहीं बन पाएगा, और ये तो सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके लिए आंसर कितना हो जाएगा? कर्ली ब्रैकेट 2। फिर सी और डी में क्या कॉमन होगा? देख लो यहाँ पे, ये सारा कौन सा नंबर है? ऑड, और ये भी तो सारा ऑड नंबर है एक्सेप्ट 2। ये सारा का सारा ऑड नंबर, और ये भी सारा का सारा ऑड नंबर है, तो ये जो भी एलिमेंट्स है इसमें 2 को छोड़ के वो सब इसमें मिल रहा होगा। 9। अच्छा, 9 तो नहीं मिल रहा है, तो इसको लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो सी का इंटरसेक्शन अगर डी के साथ कराना है हमको, तो सबसे पहले कॉमन क्या मिल रहा है? 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 भी 11 इसमें मिलेगा। अच्छा, इसमें भी है 11, फिर 13, फिर 17, ऐसे डॉट 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 लिखा। पूरा लिखना पॉसिबल नहीं। क्लियर हो गया होगा सबको? चलो और क्वेश्चन लिखते हैं। In a class of 35 students, in a class of 35 students, 17 have taken maths. ऐसे शॉर्ट में लिखवाते हैं, इतना हम बोल रहे हैं, सुन के लिख लेना खुद से। In a class of 35 students, 17 have taken maths
but not economics, but not economics. एक मिनट गलती हो गया. 17 have taken maths, इसके बाद full stop. 10 have taken maths but not economics. Find number of students, then find number of students who have taken economics but not maths. Who have taken economics but not maths. It is given that at least each one has opted at least one subject. कौन से टाइप के क्वेश्चन में समझना है कि हमको यूनियन का एप्लीकेशन लगाना है? सर इधर एटलीस्ट एक तो ग्रुप के क्वेश्चन में टीम का क्वेश्चन आ गया, क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, चाहे कोई ऐसा ग्रुप आ गया जहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ पर्सन हो. और यूनिवर्सल सेट का कंसेप्ट कहाँ पे लगाना है? सर्वे के क्वेश्चन में. जो हमारे सिलेबस में है उसमें जितना क्वेश्चन है या तो सर्वे मिलेगा वहाँ पे, या कभी क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है एटलीस्ट का क्वेश्चन हो, है ना, कि कम से कम कितना, जैसे कल वाले क्वेश्चन में हुआ था कि कम से कम कितना आदमी है जो दोनों में है. तो एक रेंज आया था 39 से लेकर 65 इस तरह का, तो वहाँ पे यूनिवर्सल सेट का एप्लीकेशन होगा. अभी जैसे इन क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, तो क्लास तो फिक्स हो गया, एक सर्टेन क्लास हो गया जिसमें 35 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया. 17 हैव टेकन मैथ्स, तो अगर इसको ए सेट के अंदर डिफाइन कर देते हैं तो एन ए कितना आ जाएगा 17. फिर 10 हैव टेकन मैथ्स बट नॉट इकोनॉमिक्स. इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना? एन ए के अंदर कितना आ जाएगा? एन ए इक्वल्स टू 17. और जैसे ए मैथ्स वाले सेट को अगर मान लेते हैं और बी मान लेते हैं इकोनॉमिक्स वाले सेट्स को, ठीक है, तो एन ए इक्वल्स टू 17 दे दिया. फिर आगे क्वेश्चन है 10 हैव टेकन मैथ्स, जिसमें मैथ लिया बट नॉट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स नहीं लिया. ए तो ये ऐसा स्टूडेंट है जो मैथ तो पढ़ रहा है लेकिन साथ साथ इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहा है. इसमें कितना सारा स्टूडेंट आ गया? 10. और ये क्या दिया हुआ है? एन ए यूनियन बी दिया हुआ है, जिसको 35 के बराबर लिखना है. देन फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ्स. जो जिसने इकोनॉमिक्स को ऑप्ट किया बट मतलब साथ साथ मैथ्स को ऑप्ट नहीं किया, ये फाइंड आउट करना है. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इस पूरे का मतलब ए माइनस बी हो जाए ना, ये ए माइनस बी है, और इसका मतलब क्या होता है? बी माइनस ए होता है. तो इसके अंदर हम क्या रख होंगे? अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी का फॉर्मूला पूरे ए में से किसको माइनस कर देना है? ए इंटरसेक्शन बी को, जो कि किसके बराबर है? 10 के बराबर है. अच्छा, और चलो पहले इसको बना लो, पहले खुद से बना लो, पहले थोड़ा टाइम लगेगा, फिर बताइए तो कुछ फायदा है. क्वेश्चन तो नोट हो गया होगा. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें बनाने के लिए. मतलब सिर्फ गिवन स्टेटमेंट से हर एक चीज फाइंड आउट कर सकते हैं. तो एक बार वेन डायग्राम में बना लेना है जिससे कुछ भी पूछा जाए इस क्वेश्चन से रिलेटेड बता सके, है ना. ये स्टेटमेंट लास्ट में लिखा हुआ है, इट इज गिवन दैट एटलीस्ट ईच वन हैज ऑप्टेड. कम से कम एक सब्जेक्ट हर एक कोई नहीं रहा है, मतलब ये यूनियन ही होगा, यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता है. मतलब जो भी आदमी आएगा ए बी, हर एक आदमी या तो ए लिया या तो बी लिया, कोई भी इस सेट के बाहर नहीं जा रहा है. जब बाहर नहीं गया तो जो यूनिवर्सल सेट है वो खुद किसके बराबर हो जाएगा? यूनियन के बराबर हो जाएगा. मतलब ये जो 35 स्टूडेंट है ये पूरा का पूरा यूनियन में आ जाएगा. कभी क्वेश्चन में ऐसा मेंशन कर दिया जाए कि हाँ 2 स्टूडेंट ऐसा है
जो ना मैथ्स लिया है ना इकोनॉमिक्स लिया है, मतलब वो दोनों स्टूडेंट इस दोनों सेट के बाहर लिखा जाएगा, तब उस केस में ये यूनिवर्सल सेट हो रहा होता है ना। यूनियन का मतलब होता है दोनों मिला के, अगर कोई इसके बाहर चला गया तो टोटलिंग करते समय हमको उस पूरे टोटल को यूनिवर्सल सेट के बराबर लिखना है। बनाइए क्वेश्चन। कहाँ पे 11 किसका वैल्यू उसका आंसर अच्छा एन बी का इंटरसेक्शन ए डैश का आंसर नहीं पता हमको। कैसे देखो, पहले वेन डायग्राम से बनाते हैं। वेन डायग्राम से बहुत आसान हो जाता है। वेन डायग्राम से बनाना बहुत आसान है। ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, ए बी। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हिंदी वाले को। बी किसको? इकोनॉमिक्स वाले को। फिर ए के अंदर ये 17 किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? सिर्फ इसको या पूरे को? पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर ये चूंकि ये ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मतलब जो मैथ्स पढ़ रहा है लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहा है, मतलब सिर्फ इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मतलब ये पूरा 10 है 10, और ये पूरा 17 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, फिर इसका ये कैसे आएगा? 35 में 17 और ये टोटल 35 दिया हुआ है, ये पूरा मिला के 35 दिया हुआ है, पूरा 35 है। तो पूरे 35 में से अगर 17 को माइनस कर दें तो ये कितना आ जाएगा? 18 पूरा आ जाएगा। ये सॉरी, ये पूरा 18 आ जाएगा। और इस पूरे 18 में से 7 माइनस कर दें। ये देखो एक मिनट, ये पूरा 35 दिया हुआ है। अब हमको अगर सिर्फ एन बी माइनस ए फाइंड आउट करना है, सिर्फ बी माइनस ए, मतलब सिर्फ ये वाला रीजन फाइंड आउट करना है, तो पूरे 35 में से ये दोनों का सब माइनस करना होगा, मतलब 10 प्लस 7 को माइनस करना होगा। आ रहा है समझ में? ये पूरा 35 दिया हुआ है पूरा। अगर हमको सिर्फ ये वाला रीजन फाइंड आउट करना है तो पूरे 35 में से ये और ये दोनों का सब माइनस करना होगा, मतलब 35 माइनस का 17, इसका मतलब कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। सुनो भैया, उसमें जैसे पूरा फाइंड किया ना, वो 17 है, तो पूरे क्लास में 35 स्टूडेंट है, तो 35 में से 17 माइनस करेंगे तो 18 आएगा। तो 18 पूरे बी का आ गया ना। अच्छा, फिगर के हिसाब से पूरा 35 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पूरे 35 में से अगर 10 प्लस 7 को माइनस कर दिया तभी तो ये वाला रीजन मिलेगा। तो बहुत सिंपल है, ये पूरा 35, ये पूरा 35, ये पूरा 35। यूनियन का मतलब यही तो होता है। पूरे 35 में से हमको अगर ए को माइनस करना है, ये 17 को माइनस करना है, तो ये वाला रीजन आ जाएगा। फिगर के हिसाब से क्लियर है? ठीक है, इसको फॉर्मूला के हिसाब से बनाना है। ये तो हो गया कि अच्छा, अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि बी में टोटल कितना एलिमेंट है, मतलब सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला, जो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला है वो कितना स्टूडेंट है? बी का ये हो गया सिर्फ इकोनॉमिक्स वाला, बी में से ए को माइनस कर दिया, और ये हो गया इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला। इकोनॉमिक्स पर ये टोटल 18 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 7 प्लस में 18 कितना हो जाएगा? 25 स्टूडेंट। ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला कितना होता है? एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी होता है। हमको किसी भी तरह से एन बी फाइंड आउट करना होगा यहाँ से, और किसी भी तरह से एन ए इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना होगा यहाँ से। तो कौन सा फॉर्मूला लगा यहाँ पे? यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा? जैसे इसका क्या फॉर्मूला होता है? एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू में कितना 10 दिया हुआ है। इसके यहाँ पे कितना पुट कर रहे होंगे? 17 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा? 10। तो एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू में 7 आ जाएगा। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू में एन ए यूनियन बी। इसके यहाँ पे कितना? 17, इसके यहाँ पे x पुट कर देते हैं, इसके यहाँ पे 7 पुट कर देते हैं, और इसके यहाँ पे 35 दिया हुआ है, मतलब ये टोटल कितना हो गया? 10। ये 10 हो गया, ये 17 में से 7 जाएगा 10, और 10 इसमें से माइनस हो रहा होगा तो 25 आ जाएगा। और x किसको सपोज किए होते? b को, ये 25 आ गया, और इस b को यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे 25, और इसका आंसर पहले से कितना होगा? ये इंटरसेक्शन का है ना, यहाँ पे 7 आया हुआ, इंटरसेक्शन यहाँ पे 7 आया हुआ, इसको अगर माइनस करके तो टोटल कितना हो जाएगा? एक बार फिर से समझना, फिर से इसको फिर से समझना, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन नहीं, आसान है लेकिन इसको बनाने की जरूरत है बार बार। सबसे हल्का अप्रोच होता है वेन डायग्राम, इसलिए स्टार्टिंग से समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, इसको हटा देते हैं पूरे को, काम नहीं इसका। क्या क्या दिया हुआ उसको एक बार रिवाइज करो। एन ए इक्वल्स टू में 17, फिर एन ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल्स टू में 10 दिया हुआ है, और एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू में 35 दिया हुआ है, और फाइंड आउट करना है एन बी इंटरसेक्शन ए डैश। जिसका अच्छे से पढ़ा हुआ है वो देखते ही समझ जाएगा कि ये बी माइनस ए है ना। अगर ये बी माइनस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये इसका फॉर्मूला होगा एन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन ए, ये इंटरसेक्शन बी बोले। मतलब अगर हमको ये फाइंड आउट करना है कि जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हो लेकिन साथ साथ मैथ्स नहीं पढ़ रहा हो, तो मेरे पास इस दोनों का वैल्यू होना चाहिए। हमको मेरे पास न एन बी का वैल्यू मालूम है और न इंटरसेक्शन का वैल्यू मालूम है, तो दोनों को यहाँ से फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है मेरे पास उसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला अगर ब्रेक करते हैं तो ये एन ए प्लस में एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू में 35 हो जाएगा। जैसे स्टार्टिंग में कोई सीख रहा है वो तो हर एक चीज को लिखेगा, इसको भी लिखेगा, फिर इसको इसका फॉर्मूला लिखेगा। इसका फॉर्मूला कितना होगा, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और ये टोटल कितने के बराबर हो जाएगा 10 के। इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो अगर हम एन ए को यहाँ पुट कर देते हैं तब भी दो अननोन रहेगा मेरे पास, लेकिन अगर इसको यहाँ पुट कर दें 17 को माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू में अगर 10 पुट कर दें तो टोटल एन ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और इसका यूज अगर यहाँ पे पुट कर दिया जाए, एन ए के जगह पे पहले से 17 दिया हुआ है, एन बी के जगह पे एन बी को ही छोड़ देते हैं और इसकी जगह पे 7 यहाँ से पुट कर देते हैं इक्वल्स टू में 35। तो इस पूरे को सॉल्व करने पे एन बी इक्वल्स टू में आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब एन बी भी आ चुका है, एन ए इंटरसेक्शन बी भी आ चुका है, तो 25 में से 7 माइनस कर देंगे 3 आ जाएगा। ज़्यादा आसान मेथड है वेंडर का, ज़्यादा आसान मेथड है, उसी को प्रीफर करना चाहिए। क्योंकि जैसे एसएससी का एग्जाम होता है उसमें एक दो क्वेश्चन जरूर आता है, इससे दो नहीं एक क्वेश्चन जरूर आएगा इससे, क्योंकि एप्लीकेशन में आता है चैप्टर के, उसको उस तरीके से भी अच्छे से पढ़ना जरूरी है। इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स। अच्छा, जैसे सर्वे किया गया, सर्वे को हम लोग यूनिवर्सल सेट में क्यों रखते हैं, क्योंकि सर्वे क्वेश्चन में ये होता है कि हाँ जैसे अब ये सर्वे अगर किया जा रहा है, मान लेते हैं कि किसी ग्रुप का सर्वे किया जा रहा है। अब सर्वे किया जा रहा है कि कितने लोगों को डायबिटीज है, कितने लोगों को वहाँ पे सर्दी बुखार है, तो हो सकता है कि उस 25 में 10 लोगों को डायबिटीज हो सकता है कि उसमें से 10 लोगों को सर्दी बुखार भी हो सकता है कि कोई ऐसा आदमी भी हो जिसको कुछ हो ही नहीं। तो हम तो वहीं से डिफाइन कर रहे हैं कि एक ऐसा आदमी जिसको डायबिटीज हो, एक ऐसा आदमी जिसको सर्दी बुखार हो, और कुछ ऐसा आदमी भी हो गया जो उस दोनों सेट के बाहर चला गया, तब उस केस में उस पूरे ग्रुप को हम लोग यूनिवर्सल सेट पे रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए सर्वे के क्वेश्चन में टोटल पॉपुलेशन को जनरली यूनिवर्सल सेट में रखा जाता है। इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स it was found that in a survey of 25 students it was found that 15 had taken maths, 12 physics, 15 had taken maths, 12 had taken physics, 11 had taken chemistry, and 3 took 11 केमिस्ट्री, फिर कॉमा देखिए 5 मैथ्स एंड केमिस्ट्री, फिर 9 मैथ्स एंड फिजिक्स, 4 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड 3 took all subjects. Find 5 number of students who opted। इस क्वेश्चन को बहुत टफ माना जाता है लेकिन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। Who opted केमिस्ट्री ओनली, सेकेंड नंबर पे मैथ्स ओनली, थर्ड नंबर पे फिजिक्स ओनली, फोर्थ नंबर पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स, फिफ्थ नंबर
मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। फिर 6 नंबर पे ओनली 1 सब्जेक्ट, ऐसा स्टूडेंट जो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट कर रहा हो। फिर एटलीस्ट 1 ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। फिर 8 नंबर पे नन ऑफ सब्जेक्ट्स। हमें इसका आंसर फाइंड करना है। रिपीट कर देते क्वेश्चन को। इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स इट वाज फाउंड दैट 15 had taken maths, 12 had taken physics and 11 chemistry. And also 5 have taken maths and chemistry, 9 have taken maths and physics, 4 has taken physics and chemistry, and 3 has taken all 3 subjects. Then find the total number of students who has opted chemistry only, maths only, physics only, physics and chemistry but not maths. मतलब कितना सारा ऐसा स्टूडेंट है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री लिया है लेकिन मैथ्स नहीं लिया। मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। अगेन ओनली 1 सब्जेक्ट ऑप्टेड, एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 सब्जेक्ट, नन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे बेस्ट अप्रोच इसको बनाने का वेन डायग्राम। समझना वेन डायग्राम इसको यहाँ पे वेन डायग्राम सबसे बेस्ट अप्रोच रहता है इसके लिए। देख लेना यहाँ पे। अच्छा, हमको कितना तरह का सेट बनाना है इसमें? 3 तरह का सेट। पहले ये बना देते हैं फिजिक्स का, बस और बना ये पूरा फिजिक्स का, ये पूरा केमिस्ट्री का और ये मैथ्स का। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब जैसे जैसे स्टेटमेंट दिया उस तरह से बढ़ते हैं। टोटल 25 स्टूडेंट है। मान लेते हैं कि ये जो टोटल है ये अपने आप में 25 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट वॉज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथ्स। अच्छा, ये पूरा 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये पूरा। अच्छा, वैसे ही जैसे इसका प्रूफ किया गया था 3 सेट्स का, इसको A, B, C, फिर D, E, F और इसको G मान लिया जाए। इसको हटाते हैं यहाँ से। अब बताना कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये तो पूरे को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो 15 है जिसका जो मैथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस फिगर के हिसाब से 15 किसका सम होगा? A प्लस E प्लस G प्लस D, इस पूरे का सम 15। ये पूरे सर्किल में जो भी अल्फाबेट्स आ रहा है उसका सम 15 हो गया। फिर फिजिक्स का मतलब क्या होगा? D प्लस E प्लस G प्लस F इक्वल्स टू में 12। और केमिस्ट्री का मतलब हो गया D प्लस G प्लस F प्लस C इक्वल्स टू में 11। अच्छा, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, जो मैथ्स और केमिस्ट्री है ये, अच्छा दोनों में कॉमन कौन है? D प्लस G। इसका मतलब D प्लस G कितना दिया होगा? 5। मैथ्स एंड फिजिक्स में कौन है? E प्लस G आया, दोनों का मिला के कितना है? 9। और फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मिला के G प्लस F, और ये दोनों मिला के कितना है? 4 दिया होगा। 5, 9 एंड 4। और 3 टू ऑल, मतलब किसका वैल्यू दे दिया? G का। ऐसा स्टूडेंट जो तीनों ऑप्ट किया, ये वाला रीजन, इसका मतलब G का आंसर कितना होगा? 3 होगा। अब जो भी पूछा जाएगा उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देना, G का मतलब 3 है। G को अगर इसमें पुट कर दे 3, अगर 3 यहाँ पे रख दें तो 3 इधर शिफ्ट होकर इससे माइनस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से F का आंसर कितना आ जाएगा? 1। अच्छा, फिर यहाँ G का वैल्यू अगर यहाँ 3 पुट कर दे तो 3 से माइनस हो गया 6 मिलेगा। इसका मतलब E का आंसर कितना हो गया? 6। E का वैल्यू 6 हो गया। फिर G को यहाँ पुट कर दे 3 यहाँ पे, इसका मतलब D का आंसर कितना हो जाएगा? 2। सबको बारी बारी से पुट कर देते हैं। इसके जगह पे 3 है ना, D के जगह पे, F के जगह पे 1, ये 1। फिर E के जगह पे 6, इसके जगह पे 6 रखना है। फिर D के जगह पे 2 रखना है। बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। अब खाने को देखना है कि पूरा मैथ्स कितना था? 15 में से अगर तीनों का सम करके माइनस कर दे तो सिर्फ मैथ्स पढ़ने वाला आ जाएगा। तो अगर 6, 3, 9 और 2, 11 को अगर 15 से माइनस कर दे तो 4 आ जाएगा। फिर पूरा फिजिक्स पढ़ने वाला 12, पूरे 12 में से अगर इस तीनों का सम माइनस कर दें, 9, 1, 10, तो ये 2 आ जाएगा। और फिर पूरे केमिस्ट्री में से 3, 2, 5, 1, 6 को माइनस कर दें, मतलब ये कितना आ जाएगा? 5। पूरे 11 में से इस 5 को माइनस कर दिया गया। अब सिर्फ मैथ्स पढ़ने वाला 4, सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वाला 2, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने वाला 5। और क्या क्या पूछा जा रहा था? अच्छा, ओनली 1 सब्जेक्ट। कितना ऐसा स्टूडेंट है जो सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है? तो 4 स्टूडेंट ऐसा है जो सिर्फ एक पढ़ रहा है।
2 ऐसा है जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहा है, 5 ऐसा है जो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहा है। तो ये सब ऐसा स्टूडेंट है जो कोई एक एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है। मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 + 2 + 5, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 11। समझ में तो आ रहा है सबको। अच्छा, फिर एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, इसमें सोचना है, ठीक है, इसमें खुद से सोचना है। अच्छा, और क्या क्या था? नो सब्जेक्ट, नन। नन का मतलब हो गया जो इस पूरे सेट के बाहर आ रहा हो। पहले सबका सम करके देख लो कितना होता है, 25 के बराबर हो रहा है कहीं। 4 2 6 5 11 12 और 14 फिर 20 23 हो गया। लेकिन टोटल कितना स्टूडेंट था 25। मतलब उस 25 में से 2 स्टूडेंट ऐसा है जो कुछ भी नहीं पढ़ रहा, और वो 2 स्टूडेंट कहाँ जाएगा, इसके बाहर जाएगा। नन ऑफ द सब्जेक्ट के लिए आंसर कितना हो जाएगा 2, इसके लिए आंसर कितना हो जाएगा 11। और कुछ था क्या इसके पहले, क्या क्या लिखा हुआ? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ रहा हो लेकिन मैथ्स नहीं पढ़ रहा। देखो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में ये वाला रीजन आएगा, लेकिन ये जो रीजन है वो तो मैथ्स में भी चला गया। वो कितना ऐसा स्टूडेंट होगा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ रहा है? 1। कितना सारा ऐसा स्टूडेंट है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ रहा है? आंसर कितना होगा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ रहा है? 4। नहीं, आप ध्यान देना, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों पढ़ रहा है। तो ये फिजिक्स का रीजन और ये केमिस्ट्री का रीजन, दोनों में कॉमन कितना है? ये वाला 4। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री कितना स्टूडेंट पढ़ रहा है, लेकिन वो स्टूडेंट मैथ्स नहीं पढ़ रहा हो, इसको सिर्फ उसमें से हटा दिया जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा? और मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़ रहा है लेकिन केमिस्ट्री ना पढ़ रहा हो, तो मैथ्स और फिजिक्स पढ़ने वाला टोटल स्टूडेंट कितना है? 9। उसमें से केमिस्ट्री वाले को हटा देंगे 3 को, सिर्फ 6 आंसर हो जाएगा। मतलब फिगर देख के अब कोई भी बता सकता है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके अकॉर्डिंग आंसर दिया जा सकता है। ये खुद से सोचना है। एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हो। अच्छा, एटलीस्ट का मतलब लिखा है कि जैसे A यूनियन B यूनियन C, ऐसे भी अगर ये भी याद है तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। और A यूनियन B यूनियन C का मतलब हो गया ये पूरा रीजन, और ये पूरा रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? इस सारे के सम को, और इस सारे का सम करने से अच्छा है कि 25 में से 2 को माइनस कर दें। इसका आंसर कितना हो जाएगा? बस हो गया। इसको सबसे टफ क्वेश्चन माना जाता है। अच्छा, इसको अगर फॉर्मूला के हिसाब से किया जाए तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे नहीं बनाना है। मैक्सिमम क्वेश्चन को हम तो बोलेंगे कि सारे क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है, लेकिन फॉर्मूला भी दिमाग में होना चाहिए। वेन डायग्राम सबसे अच्छे से समझ में आना चाहिए। हर एक चीज़ का मतलब पता होना चाहिए कि एटलीस्ट का मतलब ये होता है ना। A इंटरसेक्शन अगर B डैश लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? A माइनस B होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NA माइनस NA इंटरसेक्शन B होता है। अच्छा, मतलब NA ट्रायंगल B का मतलब, ये ट्रायंगल मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला बोलो। NA प्लस NB माइनस 2 टाइम्स ऑफ NA इंटरसेक्शन B। ऐसे याद रहेगा, तुम बहुत मजा आएगा पढ़ने में।